ओके, हम ये आज की क्लास स्टार्ट करें। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में ना हमने स्टडी के जो करना स्टार्ट किया था वो था हमने देखे थे। और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम उसकी टाइप्स वगैरह की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के कहने हैं कि आर एन की टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी और वन टू वन है। अच्छा, ये ना मैनी टू वन है। मैंने मैनी टू मैनी दो दफ़ा लिख दिया था यहाँ पे। तो हम इनको ना एक-एक करके देखते हैं कि कौन से कहने के आर हमारे पास कब यूज़ होता है और उसका आर्किटेक्चर हमें कैसा नज़र आता है और वो कैसी इनपुट और आउटपुट हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और कहने के इनको समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम देखेंगे कि आरएनएन में बैक प्रोपगेशन कैसे काम करती है, तो उस टाइम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इनकी टाइप्स का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं अपने कह लें कि मैनी टू वन की तरफ। अच्छा, उसमें हमारे पास क्या होगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैनी टू वन। जो मैनी टू वन हमारे पास आरएनएन होता है, उसमें बेसिकली हमारे पास जो इनपुट होती है वो सीक्वेंस की फॉर्म में जाती है और जो आउटपुट होती है वो नॉन सीक्वेंशियल डाटा होता है, या कह लें हमारे पास स्केलर डाटा या इंटीजर टाइप्स होंगे। अब सीक्वेंस डाटा से हमारे पास क्या मुराद होता है कि अगर आपको याद हो, जब हमने आरएनएन स्टार्ट करना शुरू किए थे, पढ़ना शुरू किया था, तो उस टाइम हमने देखा था कि जो हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डाटा होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस के बगैर अगर हम कह लें, जो उससे पहले जैसे हाउस प्राइसिंग हो गई थी, तो उसमें हमने देखी थी एग्जांपल कि हमारे पास हम उसमें अगर नंबर ऑफ़ रूम्स या उनकी जगह चेंज भी कर देते एरिया की, तो हमारे पास कोई ऐसा फ़र्क नहीं था पड़ता। लेकिन अगर टेक्स्ट में अब हमारे पास लिखा हुआ है देखिए दिस इज़ अ कैट, तो अगर हम कैट पहले लिख देंगे, बाद में लिखें, फिर इज़ लिखें, फिर दिस लिखें, तो कैट इज़ दिस, तो ये कोई कह लें कि कोई अपनी बात पूरी मुकम्मल नहीं कर पा रहा ना। तो ऐसा डाटा जो सीक्वेंस के बगैर हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो हमारे पास सीक्वेंशियल डाटा होता है कि जिसके लिए सीक्वेंस क्या है, मैटर करता है। तो तब भी हमारे पास आरएनएन की ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, सीक्वेंस डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास आरएनएन का होना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें आपको होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंशियल डाटा कौन-सा होता है और नॉन सीक्वेंशियल डाटा कौन-सा है। तो अब मैन इन टू वन में जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो इनपुट होगी, यहाँ पे इसको मैं आईएन लिख रहा हूँ, वो हमारे पास क्या होगा, कोई सीक्वेंशियल डाटा होगा। यहाँ पे एसईक्यू से मैं इसको बता रहा हूँ। और हमारे पास इधर जो आउटपुट होगी, वो हमारे पास क्या होता है, नॉन सीक्वेंशियल डाटा, यानी कि कोई हमारे पास स्केलर हो सकता है, वैल्यूज़, या फिर जिस तरह हमारे पास क्या हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, जैसा 1 हो गया या 0 हो गया। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आपको याद होगा कि हमारे पास जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस का हमने देखा था कि अगर तो रिव्यू या तो पॉजिटिव होंगे या क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, या यानी कि पॉजिटिव है तो वो 1 हो जाएगा, नेगेटिव है तो 0 हो जाएगा। लेकिन जो रिव्यू लिखा होता है हमने ऐप के बारे में या मूवी के बारे में, तो वो हमारे पास किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट जा रहा होता है कि ऐप वाज़ गुड या ऐप वाज़ नॉट गुड। तो इसका अगर हम आर्किटेक्चर देख लें, इसके नाम से ज़ाहिर है मैन इन टू वन, यानी कि इसमें हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो ज़्यादा होती है और आउटपुट हमारे पास आखिर पे सिंगल निकलती है। तो इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से होगा हमारे पास कि हम इसको कह लें कि मुख्तलिफ, ये देखिए, जैसे ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इनपुट जा रही है x1, यहाँ पे एक जाएगी x, इसी तरह ये चलती रहेंगी, तो ये हमारे पास x3 जा रही है। हर दफ़ा क्या होगा इसकी, क्योंकि आपको याद होगा कि आरएनएन में हमारे पास टाइम स्टैम्प के लिहाज से वो चाह रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो कह लें कि जब हम x1 इनपुट देते हैं, उसके बिहाफ़ पे जो वो प्रेडिक्शन करता है या आउटपुट देता है, वो उसी नोड पे वापस जाती है। तो यहाँ से जो इसकी आउटपुट थी वो इसके लिए जा रही है, वो 1 कह रहे थे। लेकिन ये वो आउटपुट नहीं है जो हमारे पास कह लें कि फाइनल मॉडल ने एट द एंड प्रेडिक्ट की है। वो मैं आपको बताता हूँ वो कब आएगी। इसी तरह यहाँ से जो आएगी वो O2 है और यहाँ से जो निकलेगी वो क्या है, O3 है। इसी तरह ये कह लें कि चलता जाता है और आखिर पे अब हमारे पास जो ये फाइनल कह लें नोड लगी होती है, यहाँ पे कोई इसको xn जब इनपुट मिली है, तो अब जो कह लें कि फाइनल आउटपुट निकालेगा ना, बेसिकली वो हमारे पास क्या होगी, उसकी y प्रेडिक्शन की वैल्यू होगी। तो अब अगर आप इस केस में देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हम इसको दे रहे हैं और यहाँ पे हमें सिंगल एक आउटपुट एट द एंड मिल रही है। जैसे हमारे पास मैंने कहा कि ऐप वाज़ नॉट गुड, तो यहाँ पे हमने ऐप इसको प्रोवाइड किया,
पास यहाँ पे नॉट और यहाँ पे गुड इसको प्रोवाइड किया। तो एट द एंड उसने इन सब चीज़ों को देख के उसके बाद यहाँ पे उसकी की प्रेडिक्शन की 1 या 0 के लिहाज से, तो वो एक सिंगल आउटपुट वैल्यू है। तो इसलिए अब आप देखें मैनी इनपुट्स हैं और एक सिंगल आउटपुट है, इसलिए इसका नाम भी क्या था मैनी टू 1। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, जो फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप है। देन इसके बाद हमारे पास जो कह लें इसकी नेक्स्ट टाइप है, वो आती है हमारे पास वन टू मैनी। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। एक मैं इसको क्लियर कर लूँ फिर हम उसको देखते हैं। तो ये साथ-साथ मैं आपको ना कह लें रियल वर्ल्ड का भी बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने सेंटिमेंट एनालिसिस का आपको बताया कि यूज़ केस उसका क्या है, कौन-सी टाइप कहाँ पे इस्तेमाल हो रही थी। अच्छा वन टू मैनी, तो वन टू मैनी से अगर आप देखें तो अब आपके ज़हन में आ गया 1 इसका मतलब है कि हमारे पास सिंगल इनपुट होगी और आउटपुट हमारे पास क्या होंगे यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स होंगी। तो इसका मतलब है कि सिंगल इनपुट है तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि जो इनपुट है उस पे हमारे पास क्या होगा नॉन सीक्वेंशियल डाटा होगा, यानी कि ऐसा डाटा होगा जो कि नंबर्स की फॉर्म में होगा या जिसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लेकिन हमारे पास क्योंकि आउटपुट्स मैनी है तो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या होगी सीक्वेंस की फॉर्म है, यानी कि हमारे पास जो आउटपुट है वो कोई टेक्स्ट की फॉर्म आ रही होगी या सीक्वेंशियल डाटा की फॉर्म में आ रही है, जैसे टाइम सीरीज़ वगैरह है, उस तरह से होते हैं। तो अब हमारे पास नॉन सीक्वेंस की अगर मैं मिसाल लूँ तो जैसे इमेज है हमारे पास, अगर हम इमेज इनपुट के तौर पे देते हैं। अच्छा इमेज हमारे पास क्यों नॉन सीक्वेंशियल डाटा है, क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने सीएनएन किए थे तो उस टाइम हमारे पास क्या होता है कि हम इमेज को कन्वर्ट कर लेते थे डिजिट्स की फॉर्म में। तो एक दफ़ा जब कोई चीज़ नंबर की फॉर्म में चली गई उस टाइम, उसके बाद हमारे पास कहने के उसका सीक्वेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता फिर। और जो इमेज थी उसको हम इनपुट दे न्यूरल नेटवर्क में इनपुट करने से पहले क्या करते कन्वर्ट करते थे डिजिट्स की फॉर्म में। तो अब हमारे पास ये कैसे होगा भला कि इमेज के कहने के इमेज कैप्शनिंग एक जिस तरह से हमारे पास जनरेटर्स हैं आजकल, वो बेसिकली वन टू मैनी आरएनएन्स की टाइप में आते हैं। कैसे भला कि हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक इमेज प्रोवाइड करते हैं और उस इमेज की बेस पे वो क्या कर रहा होता है उसके कैप्शन जनरेट कर रहा होता है। तो मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक बच्चा है जो यहाँ पे ना इस पिक्चर में अगर फुटबॉल खेल रहा है, वो यहाँ पे ना फुटबॉल खेल रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, एक वहाँ पे फुटबॉल खेल रहा था, अब हमने इमेज दी अपने न्यूरल नेटवर्क को और उसको कहा कि इसके लिए ना कैप्शन जनरेट कर दो। तो वो लेट्स से हम कहते हैं कि हमारे पास उसने क्या कैप्शन जनरेट किया कि किड इज़ प्लेइंग फुटबॉल, किड इज़ प्लेइंग फुटबॉल। तो हमारे पास क्या हुआ, अब हमने इसको देखें इनपुट में एक इमेज दी थी, यानी कि सिंगल इनपुट थी और उसने हमारे पास क्या किया कि हमारे पास उसने मल्टीपल आउटपुट दी, यानी कि एक आउटपुट पे उसने हमारे पास टेक्स्ट दिया कि फिर उसने क्या बताया इज़, फिर उसने बताया प्लेइंग और देन लास्ट पे उसने फुटबॉल बताया। तो इस तरह हमारे पास 4 आउटपुट्स आ गए। अब इसका अगर मैं आर्किटेक्चर आपको ड्रा करके बताऊँ तो इसका आर्किटेक्चर में कुछ ऐसे होगा कि हमने यहाँ पे ये एक्स लिया, ये हमने इसको इनपुट दी, यहाँ पे हमारे पास वो बॉक्स और हर यहाँ पे हमारे पास समझ लें y1 मिल रहा है। फिर यहाँ से नेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे इससे हमें क्या मिल रहा है y2 मिल रहा है, देन ये नेक्स्ट जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल रहा है जी y3 मिल रहा है। तो इस तरह अगर आप देखें तो हर टाइम स्टैम्प के ऊपर क्या हो रहा होगा कि इनपुट हमारे पास सिंगल थी, लेकिन हर टाइम स्टैम्प के ऊपर हमारे पास कोई ना कोई उसकी आउटपुट निकल के सामने आ रही है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है आपको साथ-साथ? देन जिस तरह अभी हमने 2 स्टडी किए हैं, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड हमारे पास आता है टाइप है आरएनएन की, वो है हमारे पास मैनी टू मैनी। तो वो मैं अब आपको बताता हूँ। वो है हमारे पास मैनी टू मैनी। अच्छा, मैनी टू मैनी है जो हमारे इसमें क्या हो रहा होता है कि इसमें इनपुट भी सीक्वेंस की फॉर्म में होगी और आउटपुट होगी वो भी क्या होगा सीक्वेंशियल डाटा होगा। यानी कि देख रहे हैं आप आपके पास मैनी और मैनी आ गया। जहाँ पे हमारे पास 1-1 आ रहा था वहाँ पे हम कह रहे थे कि जो आउटपुट है या इनपुट है वो इंटीजर की फॉर्म में होगी, डिजिट्स की फॉर्म में होगी। यानी कि नॉन सीक्वेंशियल डाटा था। अब दोनों साइड अगर मैनी-मैनी तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इनपुट है वो भी क्या हो गया है सीक्वेंशियल हो गया और जो हमारे पास आउटपुट है वो भी क्या हो गया सीक्वेंशियल डाटा हो गया। तो ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल आपके ज़हन में आ रही है, जिसमें हमारे पास इनपुट भी सीक्वेंशियल हो और आउटपुट भी क्या हो सीक्वेंशियल हो? अच्छा जो कह लें कि हमारे पास
ऐसे जो मॉडल्स होते हैं, इनको हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस भी कहते हैं, क्योंकि देखें अगर हमारे पास मैनी टू मैनी है तो इनपुट भी सीक्वेंस है और आउटपुट में भी सीक्वेंस है, तो इसको हम सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल भी कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स कहा जाता है इनको। तो अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर आपके ज़हन में नहीं आई तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास अगर कोई कह लें कि मशीन ट्रांसलेशन का टास्क है, जैसा गूगल ट्रांसलेशन है, तो उसमें देखिए हम क्या लिखते हैं, एक लैंग्वेज में भी टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं और वो भी ट्रांसलेट करके टेक्स्ट की फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या हो रहा है, जो डाटा था वो भी सीक्वेंस की फॉर्म में था और जो आउटपुट थी वो भी क्या था, सीक्वेंस की फॉर्म में था। अच्छा, अब एक चीज़ मज़े की है कि हमारे पास जो सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल्स होते हैं ना, इनके आगे से 2 फर्दर मज़ीद टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स कौन-सी है हमारे पास? एक हमारे पास कह लें सेम लेंथ के लिए और एक है हमारे पास वेरिएबल लेंथ के लिए। यानी कि एक में हमारे पास लेंथ सेम रहती है इनपुट और आउटपुट दोनों पे, और एक पे हमारे पास जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है। यानी कि एक हमारे पास क्या होएगा, सेम लेंथ, और एक हमारे पास क्या होएगी, वेरिएबल लेंथ। अच्छा, अब ये सेम लेंथ और वेरिएबल लेंथ कैसे होगी? अच्छा, सेम लेंथ की जो एग्जांपल है वो हम ले लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की ना, टैगिंग, जिसको हम पीओएस टैगिंग भी कहते हैं ना, पीओएस। ये हमारे पास क्या होगी उसकी टैगिंग। जैसे हमारे पास मिसाल देते हैं कि हमारे पास ना पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग में हमारे पास क्या था कि एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि माय नेम इज़ टॉम ना, जैसे टॉम एंड जेरी का नहीं है, तो हमने कहा माय नेम इज़ टॉम। तो अब उसको हमने एज़ अ इनपुट दिया मॉडल को, और हमने उसको कहा कि तुम इसके क्या कर दो, पार्ट ऑफ स्पीच की टैगिंग कर दो। पार्ट ऑफ स्पीच की टैगिंग से मुराद ये है हमारे पास कि वो क्या करेगा, हर एक को बताएगा कि माई हमारे पास यहाँ पे क्या है, जैसे कि प्रोनाउन है, वर्ब है, नेम है, क्या चीज़ है यहाँ पे, जैसे माई यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है, तो इसको वो एज़ अ प्रोनाउन टैग कर देगा। इसी तरह आगे हमारे पास नेम है, नेम को बताएगा जिस तरह वो नाउन होता है। इज़ हमारे पास क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, और जो टॉम है वो भी क्या होता है, नाउन होता है। तो इस तरह अगर आप देखें तो हमारे पास हर एक जो वर्ड, जितने 4 वर्ड्स थे, तो चारों वर्ड्स के लिहाज से उन चारों की आ जाएँगी टाइप्स आ जाएँगी, या कह लें कि हमारे पास उन चारों की टैगिंग आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास क्या थे, 4 वर्ड्स थे, इनपुट भी सेम थी और आउटपुट भी हमारे पास क्या आई, सेम लेंथ आई। तो इस ऐसे सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, इनपुट और आउटपुट पे लेंथ सेम होती है। इनपुट भी 4 थी और हमारे पास आउटपुट क्या थी, 4 कैटेगरीज़ थी। अगर मैं इसका आर्किटेक्चर ड्रा करके दूँ आपके सामने, तो वो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि ये हमारे पास फर्स्ट इनपुट जा रही है, ये हमारे पास सेकंड इनपुट है, ये हमारे पास थर्ड इनपुट है, और ये हमारे पास फोर्थ इनपुट है। तो क्योंकि आरएनएन में पिछले की आउटपुट नेक्स्ट वाले के लिए भी काम करती है, इसलिए यहाँ पे ये इसकी भी उसके साथ अटैच है, लेकिन हर टाइम स्टैम्प के साथ साथ ये आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा, y1 जैसे, फिर y2, देन y3, और यहाँ पे y4। तो ये देखिए आपने, हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास मैनी इनपुट्स थी और साथ ही क्या है, उसकी निकले मैनी आउटपुट्स भी, और साथ ही किस कैटेगरी में लाया गया है, सैमरी में। सैमरी में किस लिए बोला कि हमारे पास क्या हो रहा है, जितने लेंथ की इनपुट है उतने लेंथ की ये आउटपुट है। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम दूसरे वाला देखते हैं कि वेरिएबल लेंथ में हमारे पास क्या हो रहा होता है। सही हो गया। ओके, देन हम इस तरह से करते हैं कि अब हम ना वेरिएबल लेंथ को ना समझते हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि यहाँ से मैं ना थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, वेरिएबल लेंथ में हमारे पास क्या हो रहा होता है, उसकी भी एक हम एग्जांपल लें, जैसे मैंने आपको गूगल ट्रांसलेशन की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक ही जो इनपुट आएगी वो भी सीक्वेंस की फॉर्म में, आउटपुट है वो भी क्या है, सीक्वेंस की फॉर्म में। तो लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो, तो ये देखा होगा कि वहाँ पे लेंथ का सेम होना ज़रूरी नहीं होता, वहाँ पे लेंथ चेंज हो रही होती है। जैसे उर्दू में अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं तो हो सकता है कि वो लेंथी, और इंग्लिश में जो लाइन है उसका सेंटेंस या कम वर्ड्स में वो उसका पूरा मतलब बता रहा है। या सम टाइम ऐसे भी होता है कि हमारे पास उर्दू में कोई लाइन है वो कम है, छोटी है, लेकिन उसकी जो इंग्लिश है वो हमारे पास क्या होएगी, लंबी होगी या ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा होगी। जैसे इसकी अगर मैं मिसाल लूँ, तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, उर्दू का मैं बोल दूँगा। तो क्योंकि उर्दू टाइपिंग कह लें कि मेरी बहुत वीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे हाल इंग्लिश लिख लूँ, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इस सेंटेंस का जो हमारे पास कह लें कि नंबर ऑफ वर्ड्स हैं
1, 2, 3, 4 और 5 है। और अगर हम इसकी उर्दू करें तो वो उर्दू इसकी होती है आज बहुत गर्मी है। तो अब आप देखें आज बहुत गर्मी है, तो ये 4 वर्ड्स बनते हैं ना हमारे पास। तो अब देखें हमारे पास इनपुट में हमने दिया कि गूगल आके गूगल ट्रांसलेटर को कि हमारे पास क्या करे उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे। तो अब हमने लिखा क्या आज बहुत गर्मी है यानी कि हमारे पास इनपुट्स की वैल्यू थी 4, लेकिन उसने जब आउटपुट दिया तो वो हमारे पास कितनी आ गई थी? नंबर ऑफ 5 आउटपुट्स आ गए थे, यानी कि 5 वर्ड्स उसने आउटपुट में हमें दिए, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। तो इस तरह कहने के हमारे पास यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो एग्जांपल होगी वो किसकी होगी? वेरिएबल लेंथ की। तो अब इसमें जो हमारे पास कहने के जो इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी फिर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है थोड़ा-सा। और उसके आर्किटेक्चर को समझने के लिए उसको भी हम ड्रा करते हैं ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्या हो जाएँ, क्लियर हो जाएँ। तो इसका आर्किटेक्चर भी ना बड़े मज़े का, और इसको हम लेटर ऑन कह लें इनकोडर डिकोडर भी कहते हैं। और जो वेरिएबल लेंथ का जो आर्किटेक्चर होगा वो भला क्यों? ये देखें, अब हमारे पास होगा क्या कि हर टाइम पर ना कोई इनपुट हम इसको दे रहे होते हैं। जब इस सारी इनपुट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कह लें कि हमारे पास जैसे जब हमारे पास गर्मी आज बहुत गर्मी है 4 वर्ड्स थे, तो चौथे जब हमारे पास निकलेगी तब ये क्या करेगा, आउटपुट करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, अब आपके ज़हन में आएगा ये ऐसा क्यों होगा कि इसको तो साथ-साथ ही मतलब है कि आउटपुट देनी चाहिए थी ना। तो इसने ऐसे क्यों किया कि उसने इनपुट सारी ली और फिर जब आखिरी इनपुट उसको मिली उसके बाद उसने क्या किया, आउटपुट देना स्टार्ट की। तो ये भी आप थोड़ा ज़हन में दोहराएँ। हाँ, गुड हो गया आपने बिल्कुल इधर लिख दिया ऑटो टाइपिंग के साथ, आज बहुत गर्मी है, तो 4 वर्ड्स हैं। अच्छा, दूसरा ये था कि थोड़ा सोचें कि ऐसे क्यों होगा? अब आप देखें कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो हम खाली आज पढ़ के उसके आउटपुट नहीं दे देंगे ना टुडे, फिर बहुत की पढ़ के वेरी या इस तरह से नहीं दे देंगे, फिर गर्मी हॉट और फिर है, इज़। तो इस तरह से हमारे पास अगर एक-एक वर्ड की हम इंग्लिश करेंगे तो वो लफ़्ज़ी तर्जुमा तो हो जाएगा, लेकिन हमें एग्ज़ैक्ट उसकी ट्रांसलेशन तो नहीं मिलेगी ना। क्योंकि जो हमें ट्रांसलेशन जब करनी होती है तो हम क्या कर रहे होते हैं, पहले अगले के पूरे जुमले को समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जब कॉन्टेक्स्ट हमें पता है फिर उसके लिहाज से हम ज़्यादा अच्छी उसकी क्या है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जो सीक्वेंशियल मॉडल्स होते हैं जिसके वेरिएबल लेंथ्स होती हैं, उसमें वो हमारे पास या मशीन ट्रांसलेशन में जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें इस तरह से करते हैं, पहले इनपुट्स को फुली अंडरस्टैंड करते हैं, जब फाइनल इनपुट उनके पास आ जाती है, तो उसके लिहाज से प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए हमारे पास कहने जो ये पार्ट होगा जहाँ पे हम उसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम इनकोडर कहते हैं, और फिर आस्ता-आस्ता बाद में जो हमने उसको इनपुट दी होती है, उसको डिकोड कर होते हैं ना दूसरी लैंग्वेज में, तो जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम कह लें डिकोडर कह रहे होते हैं। तो इस तरह ये जो हमारे पास वेरिएबल लेंथ में सीक्वेंशियल टू सीक्वेंशियल हमारे पास मॉडल डिकोडर मॉडल भी उसको कहा जाता है। तो होप सो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे जो हमारे पास लास्ट टाइप है, बेसिकली इसकी टाइप में रखने का मकसद है ताकि आपको कहने की चीज़ें समझ आ जाएँ, लेकिन वो एस एच आर एन की टाइप होती नहीं है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं होती। वो है हमारे पास 1 टू 1। अच्छा, 1 टू 1 में हमारे पास क्या होएगा कि हमारे पास इनपुट भी किस में फॉर्म में होगी, इंटीजर या स्केलर फॉर्म में, नॉन सीक्वेंशियल। इसी तरह जो हमारे पास आउटपुट होगी, वो भी हमारे पास किस फॉर्म में होगी, इंटीजर की फॉर्म में। क्योंकि ये 1 टू 1 है ना, जहाँ पे मैनी नहीं आ रहा इसका मतलब वहाँ पे सीक्वेंस की फॉर्म में, तो ना इनपुट है ना आउटपुट है। तो इसकी मिसाल हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, इमेज क्लासिफिकेशन के डॉग है या कैट है, तो उसमें आप देखें 1 और 0 आउटपुट में था, और शुरू में जो हम जो इमेजेस दे रहे थे वो मैंने आपको बताया जिस तरह आगे कि हम पहले उसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करके फिर मॉडल को रेडी करते हैं। तो अब बेसिकली हमारे पास जो 1 टू 1 है ये आरएनएन होता ही नहीं है, क्योंकि इसमें फिर टाइम स्टैम्प का तो चक्कर ही खत्म हो जाता है ना। आरएनएन तो वही है ना, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, कि जिसमें हमारे पास क्या हो रहा होता था कि जो हमारे पास हम लेट्स से अगर इसको कोई इनपुट मिली थी तो इसकी जो आउटपुट है वो वापस इसको नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे उसको वो एंगेज करता था अपने साथ, तो तभी आरएनएन था। अब यहाँ पे तो ऐसा सीन ही नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास क्या है, 1 टू 1 सिंपल न्यूरल नेटवर्क तो ज़रूर होगा एएनएन या सीएनएन में से, लेकिन आरएनएन नहीं होगा। तो अब आपको क्योंकि यहाँ तक कह लें कि चीज़ें समझ आ गई हैं, तो आज हम कह लें कि बैक प्रोपगेशन
को थोड़ा बहुत देखेंगे, लेकिन बैक प्रोपगेशन को फुली अंडरस्टैंड करने से पहले हम उसकी कह लें कि आज जो फॉरवर्ड प्रोपगेशन करते टाइम उसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो निकालते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम बैक प्रोपगेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन बैक प्रोपगेशन में हम देखेंगे सबसे पहले वो क्या होगी, फॉरवर्ड प्रोपगेशन की इक्वेशंस निकालना। तो वो हम देखते हैं कि वो हम कैसे निकालेंगे। तो बैक प्रोपगेशन करते हुए भी ना हमारे पास कहने के हम जो एग्जांपल ले रहे हैं ना वो मैग्नीट्यूड 1 की ले रहे हैं, जिसमें हम सेंटीमेंट एनालिसिस को कहने के यूज़ करेंगे एज एग्जांपल, या एज अ टाइप कह लें। सेंटीमेंट एनालिसिस तो एग्जांपल होगी ना, मतलब मैग्नीट्यूड 1 जो टाइप होगी आरएनएन की, उसको यूज़ करते हुए हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें किस तरह एप्लीकेशन वर्क करती है आरएनएन के अंदर। तो अच्छा, अब आपको याद होगा कि हमारे पास ना जो सेंटीमेंट एनालिसिस था उसमें हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में इनपुट थी और जो आउटपुट थी वो किस फॉर्म में थी, इंटीजर फॉर्म में थी ना। तो यानी कि एक्स होएगा हमारे पास इधर और ये हमारे पास क्या होगा, वाई होगा। तो मैं वैसे ही सिंपली कुछ भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। मैं जैसे मिसाल देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैट है, फिर मेरे पास यहाँ पे कैप है, पे सेट है। हम 3 ही यूनिक वर्ड्स रखते हैं, फिर उन्हीं यूनिक वर्ड्स हैं जो हमारे पास, उन्हीं को लेके तो फिर काम करते हैं। तो उसमें हमारे पास एक और रिव्यू अगर हम लिख लें उसकी वैल्यू सिर्फ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पे सेट सेट पहले लिख लूँ और फिर मैं यहाँ पे ऐड लिखूँ। बेसिकली कोई भी टेक्स्ट की आपके पास वैल्यू सकते हैं, मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 से 3 वर्ड्स आपके पास कहने यहाँ पे ले रहा हूँ। यहाँ पे कैप आ गया, यहाँ पे हैट आ गया और साथ ही यहाँ पे हमारे पास क्या हैट आ गया। आप कुछ भी वर्ड्स ले सकते हैं। अब जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि पहले 2 जैसे पॉजिटिव थे और जो आखिरी वाला वो क्या था, नेगेटिव था। तो आपको याद होगा कि हम सबसे पहले जब भी आरएनएन में डाटा फीड करते हैं उससे पहले हम जो टेक्स्ट है इसको वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, उसकी जो यूनिक वर्ड्स होते थे वो सिलेक्ट कर देते थे। तो अब हमारे पास अगर मैं देखूँ तो हैट, कैप और सेट बेसिकली 3 ही यूनिक वर्ड्स हैं ना। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं हैट के लिए देखूँ तो हैट के लिए 1 0 0। इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट कैप के लिए देखूँ तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 1 और 0। और तीसरे नंबर पे अब हमारे पास क्योंकि सेट है तो पहले 2 0 0 रह गए और आखिरी को हमने क्या कह दिया जी, 1 बना दिया। सही हो गया यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही हैं? सही है। कि मैंने क्या किया सिंपली यहाँ पे कह लें कि जो हेड था उसको हमने ये लिख दिया, फिर मेरे पास जो यहाँ पे कैप था उसको मैंने यहाँ पे ये 0 1 0 लिख दिया। इस तरह जो सेट था इसको भी 0 0 1 लिख दिया। अब अगर आपके पास जो ये डाटा था, जो हमारे पास ये डाटा मौजूद था एक्स और वाई की फॉर्म में, अब अगर इसको मैं कह लें कि वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो ये कैसे हो जाएगा? अब देखें हमारे पास ये सबसे पहले हैट लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हैट। तो हैट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 0 0। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे क्या लिखा था कैप, तो कैप की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 0 1 और 0। इसी तरह अगर आप देखें सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 0 0 1। नेक्स्ट अगर आप देखें दोबारा सेट लिखा हुआ है, तो सेट की वैल्यू ये थी ना मेरे पास 0 0 1 वाली। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेट की जगह दोबारा क्या लिख दिया 0 0 1। नेक्स्ट फिर सेट था, सेट की जगह मैंने दोबारा क्या लिख दिया 0 0 1। इसी तरह जब हैट आया तो हैट क्योंकि फर्स्ट वन थी तो ये 1 डबल 0। इसी तरह आपके पास कैप आ गया, कैप सेकंड में था तो 0 1 0 ये कैप की वैल्यू थी आपके पास। इसी तरह अगर आप देखें हैट को दोबारा आ गया तो ये हमारे पास, अच्छा ये थोड़ी मैं करीब करके लिख रहा हूँ क्योंकि इसके साथ मिक्स हो जाती है ना। तो हैट की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो वो क्या थी मेरे पास 1 0 और 0। इसी तरह लास्ट पे मेरे पास सेट है तो यहाँ पे क्या आ गया 0 0 और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो एक्स फॉर्म थी वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई है, वेक्टर फॉर्म में। इसी तरह जो वाई था वो तो अपनी जगह पे मौजूद है क्योंकि वो ऑलरेडी जिट्स की फॉर्म थे 1 1 और 0। तो यहाँ तक अब आपको चीज़ें समझ आ रही है नहीं यार, या यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है? ओके सही हो गया। अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास कह लें कि हमने ना अब इसको ना न्यूरल नेटवर्क में फीड करते हैं ना। तो उसके लिए अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ये जो पहली इनपुट है इसको अगर मैं x1 कहता हूँ, इसको मैं x2 कहता हूँ
और ये मेरे पास क्या थी x3 थी। तो अगर आप देखें तो क्योंकि वर्ड बाय वर्ड हम डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जो मेरे पास ये फर्स्ट नंबर पे होगा ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा x11, ये सेकंड नंबर पे है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा x12, और ये थर्ड नंबर पे ये क्या हो जाएगा x3। क्योंकि देखो ना ये x1 पे है ना, तो पहला वर्ड था तो 1 1 लिख दिया, ये दूसरा वर्ड था तो 1 2, और ये 1 3। इस तरह अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x21, ये मेरे पास क्या आ जाएगा x22, और ये क्या आ जाएगा x23। इस तरह सिंपल x31, x32 और x33। अच्छा, अब ये चीज़ अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी था कि जब हम आर्किटेक्चर में कह रहे हैं अभी इसको इनपुट्स को फीड करेंगे ना, उस टाइम आपको चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि अंडरस्टैंड हो जाए कि हम कैसे उसमें ना ये चीज़ें भेज रहे होते हैं, सेंड कर रहे होते हैं। तो अब अगर आप देखो, इसको मैंने आर्किटेक्चर में अगर सेंड करना है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्योंकि ये कहने के 3 यूनिक वर्ड्स थे, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होंगी, 3 इनपुट्स होंगे। ये 1 इनपुट आ गई, ठीक है? ये हमारे पास कह लें सेकंड इनपुट आ गई, और ये हमारे पास थर्ड इनपुट आ गई। तो अब हमारे पास कह लें कि हमने जो आरएनबी क्रिएट किया उसमें हमने 3 नोड्स रख लिए, यानी कि 3 न्यूरॉन्स यहाँ पे हमने हमारे पास आ गए। देन उसके बाद ये जो तीनों न्यूरॉन्स होंगे, क्योंकि हमारे पास ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है, तो हम वहाँ पे आखिरी जो लेयर होगी उसमें एक न्यूरॉन रखेंगे, जहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई हैट मिलेगा। तो अब ये सारे जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इनपुट फर्स्ट न्यूरॉन के साथ भी कनेक्ट होती है, फिर ये सेकंड के साथ भी, और देन ये थर्ड के साथ। इसी तरह सेकंड की बात करें तो ये भी हमारे पास तीनों न्यूरॉन के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी। तो ये देखिए मैंने सिंपली क्या किया, हर इनपुट को हर न्यूरॉन के साथ जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड लेयर में जब हम आएँगे नेक्स्ट लेयर में, तो यहाँ पे भी हर जो न्यूरॉन होगा प्रीवियस लेयर का, वो लास्ट लेयर के आउटपुट जो लेयर के न्यूरॉन है उसके साथ क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, पहली दफ़ा जब हम इसको इनपुट देंगे ना, तो x1 हमने प्रोवाइड करना है, यानी कि ये x1 उठेगा और यहाँ पे जाएगा। लेकिन x1 में से भी हमारे पास क्या होगा फर्स्ट टाइम, कि जो x11 होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे इंटर होगी। वो कैसे भला, x11 की वैल्यू किस तरह से इंटर होगी? सबसे पहले अगर आप देखें तो 100 इसकी वैल्यू है, तो ये फर्स्ट यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से इसकी वैल्यूज़ कोई ना कोई आउटपुट देंगे टाइम के ऊपर, और फिर ये आगे भी इसकी तरफ नहीं जाएँगे, क्योंकि अभी वाई प्रेडिक्शन की तरफ नहीं जा रहा। आरएनएन क्या करता है, जहाँ पे उसको भी क्योंकि x11 सिर्फ़ एक इनपुट मिली है ना, पूरी इनपुट उसकी क्या है, x1 है। अभी उसको सिर्फ़ एक हिस्सा रिसीव हुआ है x11 का। वो यहाँ से क्या करेगा, इनकी जो आउटपुट होती है वो इन सबको वापस यहाँ पे लेके आता है हिडन वेट्स के साथ ना, डब्ल्यूएच के साथ। तो हमारे पास यानी कि क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का मकसद ये था कि वो हमारे पास कह लें कि बजाय से सीधा आउटपुट पे जाने की, प्रिडिक्शन में जाने की बजाय वो क्या करता है, रिकरेंट करता रहता है, यानी कि हमारे पास जो प्रीवियस टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू होती है उसको नेक्स्ट टाइम स्टैम्प पे एज अ इनपुट वापस कैलकुलेट करता है। तो जब हमारे पास नेक्स्ट टाइम स्टैम्प आएगा t इज इक्वल टू 2, तो वहाँ पे अब x12 की वैल्यू उठेगी और वो जाएगी। तो अब अगर आप देखें तो x12 है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे 0 1 और 0 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली जब x13 भी हमारे पास आएगा, x13 की वैल्यू इधर हम लिखेंगे और वो इसमें से पास होंगी। अब जब उसको पता लग जाएगा कि हमारे पास क्या हो रहा है, कि तीनों जो हमारे पास x1 है उसकी इनपुट कंप्लीट हो गई है, देन उसके बाद वो यहाँ से आगे फर्दर मूव करेगा, और यहाँ पे फिर हमें तीसरे टाइम स्टैम्प पे कह लें कि हमें वाई प्रेडिक्शन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है, या कह लें कि कन्फ्यूजिंग हो गया? ओके, देन मैं फर्दर मूव करता हूँ आगे, अगर चीज़ें क्लियर हैं। तो हमारे पास अब देखिए, क्योंकि 3 इनपुट्स थी और यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स थे, तो कह लें कि 3 क्रॉस 3 हमारे पास वेट्स होंगे, जो WI हैं हमारे पास। इसी तरह अगर जो हिडन हमारे पास जो वेट्स हैं वो भी क्या होंगे, 3 क्रॉस 3 होंगे। और आपको याद होगा कि जब एएनएन हमने स्टार्ट में किया तो हमने बताया हर न्यूरॉन की अपनी एक बाइस होती है, तो यहाँ पे टोटल 3 न्यूरॉन्स हैं, तो इस लेयर में तो यहाँ पे बाइस भी कितनी होंगी, 3 बाइस होंगी। 3 हमारे पास क्या आएँगी, बाइसेस होंगी, वहाँ पे इसको मैं 3 बी लिख, इस तरह लास्ट लेयर का एक न्यूरॉन है तो इसकी भी क्या होगी 1 बाइस। तो अब जब हमारे पास कह लें कि हमें पता लगे किस तरह से वायर प्रिडिक्शन होके कैलकुलेट होके आ रही होती है, तो अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस निकालने की तरफ, कि वो किस तरह से हमारे पास आएँगी।
तो उसके लिए ना मैं एक ब्लॉक डायग्राम ड्रा कर दूँ यहाँ पे, वहाँ से फिर आपको थोड़ा ईज़ी अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह से हम कह लें कि इक्वेशंस निकालेंगे और ब्लॉक डायग्राम से कह लें कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, उनमें आसानी हो जाती है समझने में। जी, जी, बिल्कुल सीक्वेंशियल कनेक्शन की तरह था ये। अच्छा, अब ब्लॉक डायग्राम में मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कह लें कि क्लियर हो जाएँ। उसके लिए हम इस तरह से करते हैं कि पहले कुछ बॉक्सेस बना लेते हैं। तो हमारे पास कह लें एक हमने बॉक्स बनाया, ये हमने दूसरा बनाया, देन थर्ड वन, फिर फोर्थ वन। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है सबसे पहले जो ज़ीरो टाइम स्टैम्प होता है उस पे हमारे पास कह लें जो ओ ज़ीरो हमारे पास आ रहा होता है और उसके साथ कोई ना कोई डब्ल्यू हिडन वेट होता है। अब फर्स्ट टाइम हम जब इनपुट दे रहे हैं तो आपको याद होगा हमने कहा था कि हम x11 प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्योंकि हमारी जो एग्ज़ाम्पल थी उसमें 3 इनपुट्स थी तो हम एक बॉक्स को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह सेकंड टाइम हमने कहा था कि हमारे पास x12 इनपुट जाएगी और थर्ड टाइम स्टेप में हमने कहा था कि हमारे पास क्या होगा x13 इनपुट जाएगी। फिर आपको याद होगा हमने कहा था कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में आरएनएन क्या होता है कि यहाँ की जो आउटपुट होती है वो अगली जो टाइम स्टैम्प होता है उसके लिए एज़ अ इनपुट काम करती है। तो यहाँ पे अब क्योंकि फर्स्ट टाइम स्टैम्प पे अब यहाँ पे एक हमें आउटपुट मिल गया O1 तो इसके साथ कोई डब्ल्यू हिडन वेट्स कनेक्ट हो जाते हैं और वो एज़ अ इनपुट इस पे जा रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ से अब हमारे पास क्या होगा O2 आउटपुट निकलेगी, उसके साथ भी कोई WH कनेक्ट हो जाता है। अब जो लास्ट लेयर होती है उससे मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट निकलेगी वो बेसिकली O1 या O2 नहीं होगी बल्कि वो Y हैट होगी, क्योंकि वो फाइनल आउटपुट है हमारे केस में। तो अब ये Y हैट बड़ा गंदा सा भर गया, ये मैं थोड़ा साफ लिखता हूँ। या Y प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये हमारे पास फाइनल आउटपुट निकलेगी। अच्छा, अब इसमें हमारे पास साथ आपको याद होगा कि हमारे पास जब इ जाती है तो उसके साथ भी कोई ना कोई क्या होते हैं वेट असाइन होते हैं, उसको हम WI कहते हैं आरएनएन्स के केस में, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए कि हमारे पास ये हिडन वेट्स हैं और ये इनपुट्स के साथ वाले वेट्स वाई इसलिए। तो अब हमारे पास जो पहला इंस्टांस होता है उसपे क्योंकि हमारे पास कह लें कि प्रीवियसली कोई जब हमने आरएन स्टार्ट किए थे तो हमने बताया था कि हमारे पास कोई भी जो है ना प्रीवियसली मेमोरी में कोई भी वैल्यूज़ मौजूद नहीं होती। तो इसलिए हम O0 इसको प्रोवाइड कर देते हैं। O0 में हमारे पास क्या होता है या तो हम 0-0 के मैं वेक्टर दे देते हैं इसको या फिर रैंडम कोई भी वैल्यूज़ दे देते हैं। क्योंकि इससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता मॉडल में, क्योंकि जब हिडन वेट्स बैक प्रोपेगेशन के थ्रू ट्रेन होंगे तो हम उस टाइम लॉस फंक्शन को मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं तो उसकी वैल्यू उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाती है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो यहाँ पे इसके साथ जो वेट असाइन होगा वो क्या होगा डब्ल्यू ओ का, यानी कि डब्ल्यू आउटपुट लेयर का ना। तो जो बेसिकली यहाँ पे कह लेंगे जो आउटपुट हमारे पास 3 निकल रही थी, तो जिसको मैंने आपको बताया था कि हम बेसिकली आउटपुट 3 नहीं कहते बल्कि यहाँ पे हम वाई प्रिडिक्टेड वैल्यू ही कह देते हैं उसको। अब अगर हमने O1 की अगर हम देखें तो उसकी अगर हमने अगर वेक्टर फॉर्म या इक्वेशन बनानी है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन की किस तरह से चीज़ें लेके चल रहा है, तो वो कैसे होगा? मैं यहाँ पे ना O1 की लिख रहा हूँ। अब आपने खुद बताना है कि यहाँ पे जब O1 हमने कैलकुलेट करने हैं तो O1 चीज़ें मिल रही थी। वो कौन-सी 2 चीज़ें मिल रही थी? अगर आप देखें तो x1 और WI मिल रहे थे। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया x11 और WI। फिर प्लस दूसरी चीज़ हमारे पास क्या उसको मिली थी यहाँ से O0 और WH, ऐसी है? तो ये हमारे पास क्या आ गया O0 और WH। अब तीसरा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी न्यूरॉन होता है उसके साथ कोई ना कोई बाइस भी होती है। तो हम यहाँ पे बाइस को इग्नोर करें फन रन हो, वैसे हम यहाँ पे आगे इसके साथ बाइस भी ऐड करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास कैन न्यूरॉन होता है, जब उसमें चीज़ें कैलकुलेट हो जाती हैं, उसके बाद वो किसी न किसी कैन एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजरता है। आरएन के केस में जो 10H होता है या टाना जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे पास इसका कह लें कि एक्टिवेशन फंक्शन चल रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास अब O2 हमने कैलकुलेट करना है, तो O2 की वैल्यूज़ अगर आप लिखवा दें कि O2 की वैल्यूज़ हमारे पास कैसे आएँगी? चलिए आप ये देखें ना, O2 की वैल्यू यहाँ पे निकल रही है ना, तो यहाँ पे इसकी इनपुट पे क्या जा रहा था? X12 और WI, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया?
X12 और साथ में हमारे पास क्या आ गया WI। फिर अगर आप देखें हमारे पास इसके लिए जो यहाँ से प्रीवियस आउटपुट आ रही थी वो क्या थी, इनपुट आ रही थी O1 और WH की। तो अब हमारे पास साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस करने के बाद O1 और WH। और जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हर एक जो बॉक्स है उसमें कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन होता है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। सिमिलरली जब हमने O3 कैलकुलेट करना है तो O3 के लिए भी ऐसे था X13 WI और O2 WH। मैं वहाँ पे लिख नहीं रहा अब ये, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वो कैसे हमने लिखना है। अब बारी आती है वाई हैट की, कि वाई प्रिडिक्ट जो है वो कैसे आएगा, क्योंकि फाइनल जो आउटपुट लेयर थी यहाँ तक तो तीनों आ गए थे ना, उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रिडिक्टेड लेयर जहाँ पे हमने वो सिंगल न्यूरॉन लगाया हुआ था, जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, वो दो चीज़ों की वजह से आ रही है। वो दो चीज़ें कौन सी थी, एक तो हमारे पास ये जो O3 हमारे पास फाइनल आया था इसकी वजह से, और इसके साथ वेट कौन सा एसोसिएट था, डब्ल्यू आउटपुट का, यानी कि जो फाइनल न्यूरॉन का आउटपुट था। अच्छा, दूसरा आपको याद होगा कि हमारे पास जो फाइनल आउटपुट लेयर होते हैं उसका जो न्यूरॉन होता है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि एक्टिवेशन फंक्शन हम उसमें कौन सा यूज़ करेंगे, कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, कि बाइनरी क्लासिफिकेशन थी, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन थी। जैसे अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो तो हम सॉफ्ट मैक्स यूज़ करते हैं मोस्टली, और अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन हो तो हम मोस्टली सिग्मॉइड का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे अब जो एक्टिवेशन फंक्शन है और वो क्या होगा, सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन होगा, उसका इस तरह करके सिंबल है। तो यहाँ पे मुझसे सही तरह ड्रा तो नहीं हुआ, तो लेकिन आप इसको F1 भी कह सकते हैं, कि ताकि आपको पता लगे कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लगे हुए थे FF वो सारे सेम थे। वो हमें नहीं है। तो यहाँ तक कोई अगर सवाल नहीं है या अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसकी ना के फर्दर देखेंगे लास्ट फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और फिर लास्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम बैक प्रोपगेशन या ग्रेडियंट डिस्टेंस के थ्रू जो फाइंड कर रहे होते हैं वो कैसे इसमें फाइंड हो रहे होते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है। तो देन आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन ये कि इन चीज़ों को भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये यहाँ से अगर आप लोग कह लें कि भूल गए तो फिर नेक्स्ट क्लास में जो हमने बैक प्रोपगेशन स्टार्ट करनी है तो उसको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी। तो यहाँ ये साथ साथ कॉपी पेंसिल रखा करें, तो वहाँ पे बेशक चीज़ें नोट कर लिया करें। तो ये जैसे भी आपको आसानी लगे। ओके देन।